वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन सा पोस्ट है? फूड सब इंस्पेक्टर 2023 एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 20 सितंबर 2023। गॉट द पॉइंट? यानी कि 20 सितंबर लास्ट डेट है अप टू 3 बजे। ठीक है, और फीस ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट कब है? 20 सितंबर 2023। एंड व्हाट अबाउट द सिलेबस? तो इसका सिलेबस का केवल 2 पार्ट है या अढ़ाई पार्ट है बोल सकते हैं। एक तो है जनरल स्टडीज़ का पार्ट हो गया और एक आपका अरिथमेटिक का पार्ट हो गया। तो जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल स्टडीज़ में कोई लिमिट नहीं है, इसमें सब कुछ आता है। यानी कि जितना भी आपका आर्ट्स के और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में तीनों आ जाते हैं, यानी कि एंशिएंट, मिडवियल और मॉडर्न, ये तीनों आ जाएंगे। और खासकर मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी जहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी जहाँ से महात्मा गांधी का दौर शुरू होता है, चंपारण 1917 के सत्याग्रह से, वहाँ से शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि उन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चूँकि ये पेपर बंगाल का है, तो बंगाल का हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडवियल और एंशिएंट, यहाँ से लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। खासकर जो पाला डायनेस्टी है उसका बंगाल से लेकिन सीधा लेन देन है। ठीक है, कुछ बिहार जो राजवाड़ी है वो भी एक वंश है। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बंगाल के सारे हिस्ट्री और सारे ज्योग्राफी, और आप लोगों को पता होगा कि बंगाल का जो ज्योग्राफी है, यानी कि बंगाल का क्लाइमेट, आर्ट, कल्चर, डांस, फोक आर्ट्स, ठीक है ना, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ पे वेदर कैसा होता है कि नहीं, या जो लैंडस्केप्स हैं, सीनरीज हैं, इनके ऊपर क्रॉप्स, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो अवेलेबल है ज्योग्राफी के ऊपर, है कि नहीं, एक वीडियो अवेलेबल है। तो एक बार और बना दूंगा, उसको अपग्रेड कर दूंगा। तो बंगाल का पूरा, अगर वो वीडियो देख लोगे तो बंगाल का पूरा जो जनरल नॉलेज है उसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, हर चीज़ वहाँ पे जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बंगाल का पार्ट। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब इसमें कवर है। ठीक है, और उसके बाद है एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक का लेवल कौन सा है? एरिथमेटिक का लेवल है आपका क्लास 10th के लेवल का। कौन सा लेवल है? क्लास 10th का लेवल है। लेकिन एरिथमेटिक में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी। ना व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल एबिलिटी? मेंटल एबिलिटी सिंपली मीन रीजनिंग। नाउ रीजनिंग में भी अब 2 कैटेगरी, आइदर वर्बल और नॉन वर्बल। ये सारे करवा दिए जाएंगे यूट्यूब पे। जो लोग यूट्यूब पढ़ना चाहते हो फ्री में इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लासेस हो चुका है, जो लोग नए हैं वो लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद 100 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स ईच। ठीक है, यानी जीके तो पूरा ही 50 है, और जो एरिथमेटिक का सेक्शन है वो 50 में कुछ पार्ट आपका, मैक्सिमम पार्ट 70 to 80% आपका आ जाएगा एरिथमेटिक, 20 से 30% आपका आ जाएगा रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद 1.5 घंटे की परीक्षा होने के बाद, सारे MCQ करने के बाद आपका एक इंटरव्यू है, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ये कितने नंबर का है? 20, यानी 120 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, तो वैकेंसी डजंट मैटर। आपका मैथमेटिक्स हो चुका है, आपका रीजनिंग हो चुका है, जीके आपका हो रहा है। और जो लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे लोगों को जीके और मैथ्स की दोनों की क्लासेस उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो बेसिक इसका फंडा है फूड एंड SI का वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग सीधे क्लास पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्लास नंबर 1। ठीक है, ये पहली क्लास है जीके 50 मार्क्स के लिए, ये पहली क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि फ्री क्लास फॉर ऑल, कोई इसके लिए पेमेंट नहीं देना है वहाँ पे। ठीक है, तो सीधे क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, आज का क्लास जो है एक तरह से जीके का इंट्रोडक्शन क्लास है कि कितने वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, कितने वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन कल से जो क्लासेस होंगी वो मैं जीके ऐसे जीके लेके आऊँगा जिनके आने के 80 to 90% चांसेस होंगे आपके फूड एंड SI में। क्योंकि तभी तो पढ़ने का मज़ा है ना, कि पढ़े ऐसा कि जो अगर ठीक से पढ़ा है स्टूडेंट ने, टीचर ने पढ़ाया और स्टूडेंट ने उसको फॉलो अप किया है और उसको रेगुलरली अपडेट रखा है, तो क्वेश्चंस अगर वहीं से आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि चलो भाई कॉमन आता है यहाँ से पढ़ने से, ये वाली बात हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला जो है क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 आखिर क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना है कभी? हाल ही में एग्जाम में आया है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 वर्जन 3.0, यानी कि इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है।
तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और गर्भ धारण करने के समय कई सारी दिक्कतें एक गर्भवती महिला को झेलनी पड़ सकती है, जिससे बच्चों को बचाना चाहिए, चाहे वायरस इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, हर तरह के वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेट करना ज़रूरी होता है। उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है। और उन सबको इस अभियान के अंदर लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष नाम का जो है प्रोग्राम जो है, कैंपेन जो शुरू किया गया। और इसमें कौन शामिल है, बच्चे भी शामिल है। और आपको मालूम है कि बच्चों को जन्म के बाद पोलियो से स्टार्ट करके कई तरह की वैक्सीनेशन उनको लगाई जाती है, ताकि उनको इन बीमारियों से बचाया सके। ये बीमारियाँ कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 कलर्स द रेनबो, इम्यूनिटी अगेंस्ट 7 चाइल्डहुड डिजीजेस। बचपन में होने वाली 4 जो बीमारियां होती हैं जिनसे बच्चों को बचाया जाना चाहिए, उनमें एक क्या है, डिप्थेरिया, टिटनस, पर्टुसिस जिसे हम लोग वूफिंग कफ कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, टीबी की बीमारी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी जो लीवर से जुड़ा हुआ है, और एक क्या है, मीजल्स जो कि चर्म रोग है, एक तरह का स्किन डिजीज़ है। तो ये 4 जो चाइल्डहुड डिजीज़ हैं, इनसे बचाने के लिए इनको जो वैक्सीनेशन करना है, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष जो है लाया गया है, जो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्कीम है, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय का स्कीम है, तो आपको बताना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आंसर होगा वैक्सीनेशन, इट इज़ अ वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको इसका नोट्स हम बाद में क्लास के बाद आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। और जो लोग यूट्यूब पे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के साथ इसकी PDF, ठीक है, एज अ गिफ्ट मैं हर वीडियो के साथ आपको वहाँ पर लिंक में दे दूँ। ठीक है, आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब तो बता दोगे इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो गर्भवती महिलाएं भी और उनके बच्चे भी। आगे आपसे पूछा गया है, एक्चुअली ये पूरा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का था, ये पहले ही दिख गया यहाँ पे, वरना ये बाद में आता है थ्रू एनिमेशन, वॉट एवर इट इज। विच इज अ मेजर वाटर शेड फॉर द हेड वाटर्स ऑफ द यमुना रिवर लाइज इन द वेस्टर्न गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के जो पश्चिमी गढ़वाल का क्षेत्र है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर यानी जो वाटर शेड दिया हुआ है के लिए एक प्रमुख जल क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे नदियों का पानी आके जमा होता है और वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति लोगों को की जाती है। तो यमुना के लिए प्रमुख जल क्षेत्र का काम उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो करता है वो एक पहाड़ है जिसका नाम है बंदरपूछ ग्लेशियर। जो इस पहाड़ को आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ है और यहीं से सबसे ज्यादा पानी का स्रोत किसको मिलता है, यमुना को मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में। और इसके साथ एक एपी की एक कहानी जो है जुड़ी हुई है, चूंकि आपको देख के मालूम चला बंदरपूछ यानी कि टेल ऑफ द मंकी, तो शायद इसके साथ एक कहानी है जो आपको याद होगी। जब हिंदू एपिक में कहानी है कि जब भगवान हनुमान जो है माता सीता को लाने के लिए लंका पहुंच गए थे, तो वहाँ रावण ने पकड़ लिया था और उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। तो उस पूंछ से हनुमान ने पूरी लंका जला डाली, है ना, लेकिन पूंछ की आग को बुझाना ज़रूरी था, है कि नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पे आके जो है यमुना के उस जल क्षेत्र में है उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई थी। उसके बाद से ये जो पहाड़ जो है इसको बंदरपूछ ग्लेशियर कहा जाता है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। क्लियर हो गया, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरा एक तरीका ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन में फोकस ना करूँ, उस क्वेश्चन के अलावा जो जितने जुड़े हुए फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर तक क्वेश्चन आ सकते हैं ना। जैसे आपसे मैंने उत्तराखंड के लिए ऊपर ही सारा क्वेश्चन पूछ दिया कि क्वेश्चन तो इसमें आ चुका है काफ़ी। मैंने पूछा कि लैंड ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, देवभूमि हिंदी में बोलते हैं ना, किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड कहते हैं। हमारा आंसर हो गया। आपसे पूछा उत्तराखंड का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, तो पिथौरागढ़ को कहा जाता है। आपसे पूछा गया कि विश्व का योगा की राजधानी, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, ऋषिकेश। यानी भारत में क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं किसे कहते हैं, मसूरी। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारत की झील की जो जिला होता है या राजधानी बोली जहाँ पे बहुत सारे झील है, सुंदर झील दिख रहे हैं, जहाँ वो कौन सी है, नैनीताल। ठीक है। सिटी ऑफ स्कूल्स
या स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया हम लोग किसे कहते हैं? देहरादून को ही कहते हैं। देहरादून में बहुत सारे स्कूल्स हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है। और वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, जहाँ पे सुंदर सुंदर और हजारों किस्म के फूल आपको पाए जाते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। तो ये जो नाम मिले हैं किसको मिले हैं? और ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम टाइप क्वेश्चन हैं। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ ये ढूंढता हूँ कि इसका रिलेशन और कितने सारे क्वेश्चंस के साथ है। बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया सबको? आगे सवाल है, हु एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए पास्ट, इन्होंने पास किया था, गैग ऑर्डर पास किया था। एक्चुअली गैग करना का मतलब है किसी को सस्पेंड कर देना, आपको बोलना ही नहीं देंगे हम, मैंने गला दबा देना, किसी आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। इन्होंने गैग ऑर्डर पास किया था ऑन सीएम ममता बनर्जी ड्यूरिंग द बंगाल पोल्स 2021। जब 2021 में बंगाल में इलेक्शन हुआ था, उस समय के तत्कालीन समकालीन जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर होने वाले थे। और उन्होंने रिटायर होते होते उन्होंने क्या किया, ममता बनर्जी के इस बंगाल पोल में गैग ऑर्डर लगा दिया। अब बोलोगे सर ये गैग ऑर्डर क्या होता है, तो बताते हैं गैग ऑर्डर क्या होता है। जब 2021 में जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, उस समय ममता बनर्जी ने आह्वान किया था कि जितने भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, मैंने हिंदू को छोड़ के बाकी सब माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो कितने माइनॉरिटी है हमारे देश में, क्वेश्चन पूछ दिया कैसे बोलेगा, नहीं मालूम है, अभी फिलहाल बता देता हूँ 6 हैं। तो उनसे आह्वान के, मुस्लिम हैं, जोरास्ट्रियंस हैं, पारसीज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, है कि नहीं, तो ईसाई हैं, सिख हैं। तो उनसे ये आह्वान किया था ममता बनर्जी ने कि आप जो माइनॉरिटी लोग हैं दूसरों के बहकावे में ना आए और अपने वोट का बंटवारा ना करें, सही जगह वोट दे। तो माइनॉरिटी के बेस से बात किया था, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के बेस से बात किया था। और दूसरा, महिलाओं से ये आग्रह किया था कि जो सेंट्रल फोर्स जो उतरी है इलेक्शन में, अगर ये आपको धमकाती है, इंटिमिडेट करती है, तो आप इनका घेराव कीजिए। ये भाषण में दे देते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके ऊपर गैग ऑर्डर पास किया गया कि इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले वो 24 घंटे के लिए कैंपेन नहीं कर सकती, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक दिन का अनशन किया था ममता बनर्जी ने। तो कहा था वो कौन थे, तो उनका नाम क्या है, सुनील अरोड़ा, ये थे। ये ऑर्डर देने के बाद ही ये रिटायर हो गए, ठीक है। और उनके बाद कौन बने हैं अभी, तो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इससे जुड़ा हुआ है कि मैं करंट भी बता दूं, ठीक है ना। ये अभी इनकम्बेंट है, अभी जो कोई नहीं है तो इनको रखा गया है। इनका नाम क्या है, राजीव कुमार। तो समझ में आई, आगे बढ़े, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनॉरिटीज़ की बात की, तो मैंने माइनॉरिटीज़ को भी जोड़ दिया। और आपसे सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटीज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा हमारे देश भारत में कितने धार्मिक कम्युनिटीज़ को, संप्रदाय को माइनॉरिटीज़ के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6। कौन कौन से है, सबसे पहले है मुस्लिम, जिनका परसेंटेज कितना है, इनका परसेंटेज है 14.2। देन आता है हमारा क्रिश्चियन 2.3%, सिख आता है 1.7%, बुद्धिस्ट हमारे देश में 0.7%, जैन्स आते हैं 0.4% और जोरास्ट्रियंस या जिसे कहते हैं पारसीज, इसका हो गया 0.06%। क्योंकि ये बहुत ही अल्पसंख्या में हमारे देश में है, इनके हितों की रक्षा और कल्याणकारी योजना इनके अलग से बनाना ज़रूरी है। ये सरकार का एक संवैधानिक फ़र्ज होता है, ठीक है। और ये सब उनका चिन्ह है, जो सिंबल है, जो अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं। तो कितने रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, तो 6 हैं, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करेंगे हम लोग। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। विच ऑथर, वो कौन लेखक है, वन द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, जिसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। क्या के लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियों का संग्रह करके किताब लिखा गया था, जिसका नाम था किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊआ के अवामी किस्से। क्या, कौन से लेखक थे, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हिमांशु वाजपेयी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिमांशु वाजपेयी। इनका नाम क्या, किताब का नाम था किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से। ये उनका किताब का कवर पेज है, ये राइटर का नाम है हिमांशु वाजपेयी। और इन्हीं के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये है साहित्य अकादमी अवार्ड का एक्चुअल पिक्चर, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है विच एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन से बनता है,
प्रोटीन का जो एंड अमीनो एसिड होता है, इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन, आपके स्वस्थ चमड़ी, है ना, और दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी है, एज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टूथ इनामल, क्योंकि ये जो एमिनो एसिड होता है आपका, ये जो दांत की जो हड्डी है ना, ये हड्डी नहीं, एनामल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनामल, सड़ती नहीं है, एनामल का ये एमिनो एसिड हमारे दांत का एक हिस्सा है, ठीक है। कोलाजन का हिस्सा है जो मसल बिल्डअप के लिए, मसूड़ों के मसल के लिए ज़रूरी है, और इलास्टिन। तो इलास्टिन क्या होता है, इलास्टिन जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कौन होती है, इलास्टिन होती है। तो ये जो कौन सा एमिनो एसिड है, तो उसका नाम क्या है, थ्रोइनिन। क्या नाम है, थ्रोइनिन। क्या इसके बारे में मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया। Threonine is necessary for healthy skin and teeth as it is a component in tooth enamel, collagen and elastin. It helps aid fat, मतलब याद देखिए, आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से कौन फैट को, चर्बी को, मेटाबॉलिज्म, चर्बी को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी में, तो वो आंसर होता है थ्रियोनाइन, ठीक है। तो फैट मेटाबॉलिज्म एंड मे बी बेनिफिशियल फॉर पीपल जिनके अपचन की समस्या है, इंडाइजेशन है, जिनको हमेशा बेचैनी, एंग्जाइटी होता रहता है, या जिनको माइल्ड डिप्रेशन की समस्या है, उनको इस तरह के एमिनो एसिड से ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट या बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो इस तरह की समस्या में थ्रियोनिन नाम के एमिनो एसिड्स को अलग अलग दवाइयों के रूप में देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल यह है कि सर कौन सा खाना है मिलता है थ्रियोनाइन, बस सवाल यही है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका सवाल खाली आंसर देने से नहीं होगा, इससे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो चार्ट दे दिया है, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं डाइटिशियन भी हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से मिलेगा आपको, वो खाइए जाके, ठीक है। तो ये आपका बीफ हो गया, ठीक है, लीन पॉर्क हो गया, या फॉर्म टोफू हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, तो ये तो खाते हैं, ठीक है, बाकी तो भगवान जाने। इसके बाद लीन चिकन एंड टर्की तो भाई खाते ही हैं, ठीक है। टूना मछली बहुत महंगी होती है, यहाँ मिलती नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं शहरों में, 5 स्टार 3 स्टार, वहाँ मिल जाएगा। बॉइल्ड सोयाबीन हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एडामाम। ग्रीन पीस घर में हर किसी का मिलता है। और ये क्या है, स्क्वैश और पम्पकिन के सीड्स। देखो जितने भी हम लोग साग सब्जी खाते हैं और जिनके सीड्स हम फेंकते, से वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, स्क्वैश सीड्स, चिया सीड्स, जितने भी सीड्स है, और भी 10-12 सीड्स है, ये रोस्टेड कहीं मिले ना तो हमेशा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सवेरे खासकर खाओ इसको, इससे अच्छा स्नैक्स नहीं है, इसमें साथ सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग विल गेट। तो ये थ्रियोनिन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, अगर पूछा गया कि सोर्स क्या है। आई होप क्लियर हो गया सबको। इसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, विच डांसर वॉज अवॉर्डेड द क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल। एक नर्तकी है जिनको क्वीन विक्टोरिया, अब विक्टोरिया दी गया तो इंग्लैंड का ही ना होगा, क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। कहाँ से, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इन लंदन इन 1958। 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जो है, जो जानवरों के प्रति हिंसा को रोकती है, मार काट को रोकती है, बलि को रोकती है, इसके लिए इस महिला ने बहुत पुरजोर काम किया था। वो कहती थी कि ये बेजुबान तो बोल नहीं सकते, आप तो बोल सकते हैं, तो आप इनके लिए बोलिए कि ये इनके कैसे रोते हैं, इनकी रुदन में कितनी मैंने दर्द है, एक करा है, उसको समझिए, उसको प्यार दीजिए। वो आपसे प्यार मांग रहे हैं, आप उससे काट के खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो डांसर है जिनके नाम पे एक आपका स्टाम्प भी है ना। इनका नाम है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है। 1904 to 1986 पशुधन प्रहरी के रूप में भी हम इनको जानते हैं। ये इनकी रियल तस्वीरें हैं, ठीक है, रुक्मिणी। और एक बहुत मशहूर डांसर है, और ये पहली ऐसी महिला है, हमारे देश की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। शी रिफ्यूज्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है। ये अब कह रहा है विच इज नॉट, यहां सवाल में देखिएगा, नॉट नहीं है, यानी 3 है, 4 में 3 होगा, 1 नहीं होगा, नॉट उससे मतलब है अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए हमारे भारत का संविधान के 2 फीचर होते हैं, एक यूनिटरी और एक फेडरल। हमारा देश दोनों का मिक्स है, इसलिए पार्टली रिजिड है, अगर फेडरल होगा तो बहुत रिजिड हो जाएगा।
तो हम इतना रिजिड भी नहीं कर सकते, तो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, यानी इसको संवैधानिक भाषा में कहते हैं क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सबसे लंबा है, बोरोड है, सब जगह से उधार लिया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन हमारे भारत का यूनिटरी फीचर्स तो बहुत सारे हैं, तो बोला है कौन इसमें से हमारे देश का यूनिटरी फीचर नहीं है? क्या वो बाई कैमरल है? क्या वो सिंगल सिटीजनशिप है? क्या गवर्नर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है ये है? या हमारा एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, न्याय प्रणाली है? तो आंसर कौन होगा हमारा? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। देखिए बाई कैमरल मैंने बाई मैंने दो, बाइएनियल दो द्विवर्षीय। क्या होता है देखिए, भारत में सेंटर में पार्लियामेंट है, संसद है, जहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा जिसे हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस या सीनियर हाउस। तो लोकसभा के ही जो मेंबर होते हैं, एमपी जो होते हैं, वहीं से अपने अपने पार्टी से रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कितने लोग आपके यहाँ से एमएलए बने हैं, उसके हिसाब से वहाँ से चुन के, पार्टी चुन के आपको कहाँ भेजती है? राज्यसभा में भेजती है 6 सालों के लिए। और हर 6 सालों में जो है क्या होता है? 1/3 रिटायर हो जाता है, चला जाता है, जाना ही होगा। तो ये तो वो देश में। राज्य में भी 2 संसद होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ये जो 2 सभाएं हैं, ये 2 सभाएं जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये दो सभाएं हर जगह अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारे देश में 28-29 जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में ऐसा बाई कैमरल सिस्टम नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कौन सा है? ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाकी सब जगह क्या है? सिर्फ विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहाँ पे एमएलए चुन के जाते हैं, बैठते हैं। जो एमपी होंगे तो लोकसभा में जाएंगे, एमएलए कहाँ बैठते हैं? हमारे राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले पश्चिम बंगाल में था, तो पश्चिम बंगाल ने खुद लिख के बताया कि हम लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, विधान परिषद नहीं चाहिए, इसको हटा दिया गया। संविधान में इसका प्रावधान है, अगर ज़रूरत है, आप ज़रूरत जो है साबित कीजिए कि ज़रूरत है, तो आपको दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारा यूनिटरी फीचर नहीं है। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझो, हमारे देश का संविधान आखिर है क्या? फेडरल फीचर क्या क्या है? फेडरल फीचर है कि हमारा संविधान जो है सुप्रीम है, मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच समानुपाती तरीके से जिस तरह के काम होंगे उसके हिसाब से बांटी। मैंने कुछ शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, कुछ शक्तियां सरकार के, जो राज्य सरकार है उनके पास रहेंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जो न्याय प्रणाली है वो एकदम मुक्त है, यानी कि फ्री है, इंडिपेंडेंट, वो उसके ऊपर किसी का अख्तियार नहीं है। एग्जीक्यूटिव अलग है, यानी कि हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर वो अलग है, और हमारे देश की जो जुडिशियल सिस्टम है बिल्कुल क्या है? अलग है, दोनों अलग इंडिपेंडेंट है। ये हुआ फेडरल फीचर। यूनिटरी में क्या है? हमारे देश में एकल नागरिकता मिलेगी, डबल मिलेगा नहीं। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है। पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर, यूनियन यानी केंद्र के पास ये शक्ति है, संविधान में दिया गया है कि ज़रूरी मुद्दे पे अगर राज्य अपने फैसलों पे, अपने किसी कार्य पे फैसला नहीं ले पा रहा है तो यूनियन उसके मैटर पे हस्तक्षेप कर सकता है। खासकर कब? इमरजेंसी के मैटर में। इमरजेंसी के मैटर में राष्ट्रपति का रूल लागू होता है कि नहीं होता है? तो राष्ट्रपति कौन होता है? केंद्र का व्यक्ति होता है, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द सिस्टम बिकम वर्चुअली यूनिटरी, और जब इमरजेंसी होता है ना तब फेडरल खत्म हो जाता है, तब सिस्टम क्या हो जाता है? यूनिटरी, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ चला जाता है? सेंटर के पास चला जाता है। किसके पास जाता है? सेंटर के पास चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट, यानी कि हमारे देश की संसद चाहे तो किसी भी राज्य की गलियों का, रास्तों का नाम बदल सकती है, उनके बाउंड्री को छोटा या बड़ा कर सकती है। जैसे पहले बिहार था, तो बिहार से क्या अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड अलग हुआ तो बाबा धाम भी कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए बाबा धाम जो है झारखंड में चला गया, बाकी 90 किलोमीटर बिहार में है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, यहाँ का जो न्याय प्रणाली है वो कैसा है? इंटीग्रेटेड है, मतलब इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर, और केंद्र ही गवर्नर हर राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करती है। हर राज्य का राज्यपाल होता है ना, गवर्नर होता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे कौन होता है? गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन वो भी किसी कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट्स, और स्टेट जो होता है अपने आर्थिक, है ना, परिस्थिति के लिए या ग्रांट के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है? सेंटर पे। देखते हो बंगाल में हमारे देश की हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा बोलती है कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, काम नहीं हो रहा है। 100 दिन का जो नरेगा काम है उसके लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, काम कैसे होगा? तो राज्य जो है इस तरह के ग्रांट्स के लिए, एडवांसेस के लिए, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर अलग अलग परियोजना प्रकल्प में लगाने के लिए सेंटर भी कुछ देती है और राज्य भी कुछ देती है। तो राज्य को इनके लिए सेंटर पे डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं भी लिखा है बाइकैमरल? नहीं है, इसलिए हमारा जो यूनिटरी सिस्टम में बाइकैमरल सिस्टम नहीं आता है, बाकी सब आता है। अब आया समझ में बात? ठीक है, आगे व्हाट इज द नेम, नाम बताओ। प्रोटीन का नाम पूछा है। दैट पॉलीमराइज इनटू लॉन्ग चेन्स, ये देख रहे हो इस तरह का जो चेन बनता है, ठीक है, इस तरह का जो चेन बनता है, और फिलामेंट दैट फॉर्म एक सिलेंडर के शेप का होता है। एक बायोलॉजी का बहुत ही टिपिकल सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये सवाल 2022 में आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन, आपका प्रोटीन का नाम पूछा है। दैट पॉलीमराइजेज इनटू लॉन्ग चेन्स और फिलामेंट दैट फॉर्म माइक्रोट्यूबल, इस तरह के माइक्रोट्यूबल्स जो है फॉर्म किया जाता है। हॉलो फाइबर दैट एक्ट एज द स्केलेटल सिस्टम फॉर लिविंग सेल्स, यानी जो जीवित कोशिका है, जो कोशिका जीवित है, हम लोग के शरीर में सभी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। उसके लिए खोल बनाने का काम, उसके लिए जो हड्डी होता है, स्केलेटल सिस्टम बनाने का काम जो प्रोटीन करती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन। इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन 2022 दिसंबर महीना में आया हुआ है। इसका एक स्ट्रक्चर मैंने निकाला कि एक्चुअली क्या है, ठीक है, और काफ़ी टिपिकल सवाल है ये। इसको अगर समझाने जाने से बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में घुसना पड़ेगा, उतना समय नहीं है। हाँ, इतना समझ जाएंगे कि भाई एक लिविंग सेल के लिए स्केलेटल सिस्टम इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप में तैयार करता है, और इसके लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हमारा सारा पूरा शरीर प्रोटीन से ही बना है, पूरा शरीर प्रोटीन से ही बना है। तो इसके लिए जो उसका नाम क्या है? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? ट्यूबुलिन है। क्या है ये? ट्यूबुलिन। विच इज़ द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट, जहाँ पानी को जमा करके रखा जाता है एक बहुत ऊंचाई पे, ठीक है। डैम ऑन द भागीरथी रिवर, यानी भागीरथी जो नदी है इसके ऊपर माने चट्टान, मिट्टी, इन सब से बना हुआ एक ऐसा बांध जो मल्टीपर्पज़ है, माने इसके बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, काफ़ी कई मामलों में, कई स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस बहुत ही फेमस डैम, इसका नाम क्या है? टेहरी डैम। देख रहे हो ना? तो डैम क्या होता है? डैम जो है एक बहुत ऊंचाई पे, है ना, पानी को जो है स्टोर करके रखा जाता है। जब आप पानी को एक बहुत ऊंचाई पे अगर आप पानी को एक जगह इकट्ठा कर दो तो पानी तो मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड पोजीशन पे है। तो जब ये फिक्स्ड पोजीशन पे होती है तो इस पोजीशन पे होने के चलते इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसे हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल। यानी कोई चीज जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, व्हाट एवर एनर्जी इट पोजेसेस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही यहाँ का दरवाजा हम लोग खोल देंगे, ये पानी क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। ये पानी क्या में आएगा? मोशन में आ जाएगा। लेकिन पहले इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आ जाएगा, मोशन में आने के चलते इसका यही पोटेंशियल एनर्जी जो है किस एनर्जी में बदलेगा? काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। और इसी काइनेटिक एनर्जी को लोग मल्टीपर्पज़ कई सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। बिजली का प्रोडक्शन हुआ, या नहरों में, या इरीगेशन का पर्पज़ हुआ, एग्रीकल्चर का पर्पज़ हुआ, ठीक है ना, कुछ भी टरबाइन चलाने के लिए हुआ, डायनामो चलाने के लिए हुआ, किसी पर हर पर्पज़ में यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है जो आपका बहुत काम आएगा। ये इसकी पिक्चर है, जस्ट 2 ही पिक्चर अवेलेबल था वो मैंने दिया आपको। टेहरी डैम क्या है? एक मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट है, डैम है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी के ऊपर पूछेगा। अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि टेहरी डैम किस नदी पे है। तो आपने टेहरी डैम पे फोकस किया, अब भागीरथी फोकस ही नहीं किया, सवाल दे दिया वहीं पे। आंसर क्या होगा? भागीरथी रिवर
कहाँ? न्यू टेहरी, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, भारत के उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में जो न्यू टेहरी है वहाँ के भागीरथी नदी पे इसे बनाया गया है। मल्टीपर्पज़ बहुत सारे काम है। हाइट कितना है? 855 फीट। टेहरी डैम टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा डैम है। और करेंटली जो है ये रैंक नंबर कितना है? 10 है ऑन द टॉलेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर बात करें तो विश्व में 10 नंबर में आता है। टेहरी डैम जो है विथहोल्ड्स अ रिजर्वॉयर, एक पानी को जमा जो जहाँ पे किया जाता है इरिगेशन के लिए, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए, जनरेशन ऑफ 1000 मेगावाट बिजली के लिए। तो मल्टीपर्पज़ नहीं हुआ, बिजली का उत्पादन करना हुआ, सिंचाई करना हुआ। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई का मतलब है घर घर में पानी की व्यवस्था करनी हुई, टैप वाटर देना हुआ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना हुआ। ये सारे काम टेहरी डैम से किया जाता है। तो ये मल्टीपर्पज़ डैम है। ठीक है, कहता है विच फ्लोटिंग फर्न। फर्न आपने देखा होगा, अगर आपके जहाँ रहते हो, अगर आपके आसपास तालाब हैं जो पानी जमा रहता है काफ़ी दिनों से, तो एल्गे, फंगस और कुछ खास तरह के हरे हरे पत्ते जो है ऊपर तैरते रहते हैं, जो पूरे तालाब को जाम कर देते हैं और दूसरा कोई पेड़ पौधा वहाँ पर जन्म ले ही नहीं पाता, उसे फर्न कहते हैं। ये क्या करता है? ये डैमेज करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को, यानी कि जलीय जो परिस्थिति तंत्र है, यानी कि जैसे कि ये हम लोग का एटमॉस्फेरिक इकोसिस्टम है जहाँ हम लोग जीते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो एक्वाटिक सिस्टम है, इस तरह के फर्न जो है उसे बर्बाद कर देते हैं। बाय आउटग्रोइंग एंड रिप्लेसिंग नेटिव प्लांट्स। ये क्या करते हैं? जब ये उगते हैं ना, तो अपने आसपास किसी भी पेड़ पौधे फूल को उगने नहीं देंगे, सबको खत्म कर देंगे। जो प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर नेटिव एनिमल्स एंड वाटर फ्लो। और ये जो नेटिव प्लांट्स है, जो आसपास के लोगों के लिए जीविका का अवसर है, खाने की व्यवस्था होती है, फूलों की व्यवस्था होती है और पेड़ पौधों से बहुत कुछ मिलता है, इसको ये फर्न जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पूरे तालाब में, जितना भी लंबा तालाब हो, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, इसका यहाँ देखो दिया हुआ है, नाम क्या है इसका? जाइंट सल्विनिया। ये इसका पिक्चर है, ये ऐसा दिखता है, ये है जाइंट सल्विनिया। वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम वाटर प्लांट्स इन टेक्सास, I think US right now is giant salvinia, a floating fern, एक तैरने वाला फर्न है, एक तरह का एल्गे प्रजाति का ही है। ठीक है, फ्रॉम सदर्न ब्राजील। ये इसका उत्पत्ति कहाँ से है? ब्राजील से, दक्षिणी ब्राजील से। बाय आउटग्रोइंग, डिस्प्लेसिंग नेटिव प्लांट्स, आसपास उगने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उन्हें उगने ही नहीं देता है, जिससे वहाँ के लोगों को लोकल हैबिटेट खाना मिलता है, जानवरों को चरने के लिए घास वगैरह मिलती है, उसको पूरा ही बर्बाद कर देता है। इट हार्म्स एक्वाटिक इकोसिस्टम, और जो जलीय तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इसे पूरी तरह से क्या करता है? बर्बाद कर देता है। विलासिनी नट्यम एंड वीरानट्यम आर डांसेस एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। दो यहाँ पे डांस का नाम दिया हुआ है, एक है विलासिनी जो ये फॉर्म में होता है जो आप देख सकते हो, और एक होता है वीरानट्यम जो ये आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो नृत्य की जो अलग अलग कलाएं हैं, ये कहाँ की है? हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो दो डांस फॉर्म का नाम पूछा गया। तो डांस फॉर्म, कई सारे डांस फॉर्म का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो डांस फॉर्म बहुत ही फेमस है और उसके ऊपर ये जो एग्जाम होते हैं फूड एंड एसआई, रेलवेज, इनके ऊपर ये क्वेश्चन तो आते ही हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे डांस फॉर्म्स के लिस्ट आपको दे दिए हैं। सबसे पहले क्या है? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु, साउथ इंडिया का। ठीक है, आगे हम देखिए कथक। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत का। कथकली, कथक में खाली अली है, कथकली कहाँ का हो गया? केरला, साउथ इंडिया। मणिपुरी, तो नाम ही मालूम चलता है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी नाम से मालूम चलता है उड़ीसा, ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसके बाद भांगड़ा और गिद्ध आपको पता है पंजाब, जो कि उत्तरी भारत में आ गया। गरबा ले लीजिए गुजरात के, जी फॉर गरबा, जी फॉर गुजरात, है ना, वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत का है। राउफ बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर, लड़कियां ही डांस करती है, यह कश्मीर का, नॉर्थ इंडिया का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। ठीक है, इसके ऊपर गाना भी है। छाऊ डांस जो है आपने फिल्मों में भी देखा होगा, छाऊ डांस, ये मयूरभंज उड़ीसा का है। बिहू पता ही है, बहुत ही फेमस असम का एक संगीत है, नॉर्थ डांस है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। लवनी महाराष्ट्र का है, वेस्ट इंडिया का। मोहिनीअट्टम केरला का, साउथ इंडिया। और सत्रिया डांस कहाँ का है? आसाम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। लेकिन ये दिखते कैसे हैं? कभी देखे हो? ये ऐसे दिखते हैं। सबसे पहले देखो भरतनाट्यम, ये है तुम्हारा भरतनाट्यम। ठीक है, इसके बाद क्या है तुम्हारा? कथक, जो मैंने कहा नॉर्थ इंडिया। क्या है ये? कथकली। ओके, ये क्या हो गया? मणिपुरी। देन का वो कुचिपुड़ी, वो हो गया आपका ओडिसी। ये जो अलग अलग स्टेट के जो डांस फॉर्म है, उनको डांस होते कैसे हैं या पहनावा कैसा होता है, एक अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाता है इन चीजों के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप देखें भांगड़ा और गिद्दा, तो आप लोगों ने देखा होगा,
ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, गरबा, जो महिलाएं जो गरबा करती हैं। ये जो कश्मीरी लड़कियां हैं, जो कश्मीर का जो राउफ जो एक डांस फॉर्म होता है जहां को राउफ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो घूमर, राजस्थान मैंने कहा था, है ना। ये कौन सा डांस है, छाऊ डांस, ठीक है। ये कई सारे फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा छाऊ डांस, ठीक है। और ये क्या है, बिहू, बिहू ये महाराष्ट्र का लवनी, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। इसके बाद ये आपका है मोहिनी अट्टम, और जो लास्ट था सत्रिया, ये उस डांस का फॉर्म है, ठीक है। तो हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जो फेमस डांस फॉर्म है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। इसलिए चीजों को मैंने ऐसे तैयार किया है, और उसके बाद उनके पिक्चर्स भी दिए हैं ताकि आप विजुअलाइज कर सके चीजों की, आखिर ये चीजें दिखते कैसी हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि गिवन हियर आर द सेक्स रेशियो ऑफ सम स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। लास्ट सेंसस तो वही उसी साल हुआ था। मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। देखो, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि किसी एक राज्य में लड़कों के मुकाबले लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। लिंग रेशियो, लिंग अनुपात, ये सेंसस जो भारत के जनगणना 2011 में हुई थी, यहाँ पे गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर और उड़ीसा में हर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां वहां पैदा होती हैं, ठीक है। इससे क्या मालूम चलता है कि इन जो क्या कहते हैं, जो लड़कियों को जो गर्भ में ही इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, इससे काफी आंकड़े मिलते हैं। राजस्थान बहुत हाई है, ठीक है। तो आपको ये मैच करना है। तो 1 का डी मैंने आंसर मैंने दे रखा है, 1 का डी। 1 कौन है, गोवा, गोवा कौन होगा, डी। हर 1000 पुरुष पे कितने लड़कियां हैं, 973, ठीक है। 2 नंबर में ए देखो, तमिलनाडु कितना है, 996, लगभग उतने ही पुरुष हैं उतने ही महिलाएं हैं, यानी यहाँ पे उस तरह का भेदभाव नहीं है, तभी तो इतनी लड़कियां हैं, है ना। अगर हम 3 का सी देखें, यहाँ पे मणिपुर, तो कितना हो गया, 985, ये भी काफी तमिलनाडु की तरह ही है ना। और ये 4 का बी उड़ीसा है, ये कितना हो गया, 979। तो ये 2011 में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी, उस समय यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों के आंकड़े आपको दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन कौन सही है, इसका आपको मैच करना है 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं, हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज। आर्य समाज बहुत पूछा जाता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, आर्य महिला समाज, ठीक है, जहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए इस महिला ने काम किया। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, पंडिता रमाबाई। जो इस तरह से जो था आर्य महिला समाज, सब यहाँ पे दिया हुआ है। कौन है ये देखो, पंडिता रमाबाई, 23 अप्रैल 1858, 5 अप्रैल 1922। एक सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके अधिकारों को उनको दिलाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और आर्य महिला समाज की स्थापना करी, ठीक है। 15 नंबर सवाल है कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश को हमारा संविधान मिला, रिपब्लिक कहलाया, द फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे परेड, सबसे पहला जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था वो कहां हुआ था। ये वो जगह है, एकदम हूबहू वही रेयर पिक्चर है जो आप देख सकते हैं। हम लोग का 26 जनवरी 1950 का हमारा पहला परेड देख लो। तो ये जो जगह थी, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं, जहां पे हॉकी का मैच खेला जाता है, इसे उस समय कहते थे इरविन एम्फी थिएटर। क्या कहते हैं, इरविन एम्फी थिएटर कहते हैं। द मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम वाज बनाया गया था 1933 में एज अ गिफ्ट फॉर दिल्ली फ्रॉम द महाराजा ऑफ भावनगर। भावनगर के महाराजा की तरफ से उपहार के तौर पे दिल्ली को ये तोहफा दिया गया था 1933 में। उस समय इसका नाम था इरविन एम्फी थिएटर, और बाद में इसे बदल क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 की जो पहली परेड थी, वो जहां हुई थी, वो यहाँ हुई थी दिल्ली में, इरविन एम्फी थिएटर में। अब इसका तो पूरा रूप ही बदल गया है, आप गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। 16 नंबर सवाल में आते हैं कि भाई इन विच सिटी, मेरा फेवरेट आदमी है, इन विच सिटी वाज द नौजवान सभा फाउंडेड बाय भगत सिंह इन द ईयर 1926। 1926 में किस जगह भगत सिंह, जिनकी जन्म 1907 को और मृत्यु 23 मार्च 1931, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, गजब का बंदा था ये लोग। तो नौजवान सभा, जहां पे नौजवान लोग होंगे, उनका एक सभा ये रहा, नौजवान सभा का पहला पिक्चर यही था, ठीक है। कौन क्या है मत पूछना, पता नहीं है। तो भगत सिंह ने इसकी स्थापना कहां की थी, लाहौर। तो लाहौर तो उस समय पाके तो भारत का ही था ना हिस्सा, बाद में अलग हो गया, ठीक है। इंडिया लॉन्च द मिशन, इंडिया ने मिशन लॉन्च किया, क्या नाम था, मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज
इन द ग्लोबल समिट होस्टेड बाय इन 2021। तो 2021 में चिली में जब ये ग्लोबल समिट होस्ट किया था तो भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज की पहल की थी, जिसमें सभी देशों को हिस्सा लेने के लिए कहा गया था। मिशन इनोवेशन क्या है? इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव, एक अंतर्राष्ट्रीय एक पहल है टू एक्सेलरेट, बढ़ाना पब्लिक एंड प्राइवेट, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, क्लीन एनर्जी। अब जैसे कि सोलर एनर्जी क्या है? क्लीन एनर्जी है। विंड एनर्जी क्या है? क्लीन एनर्जी है, साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत है ना। इनोवेशन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, आप अगर दूर पहाड़ियों पे चले जाए तो वहां के ग्लेशियर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, जो ग्लेशियर ही बना रहना चाहिए, वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारे देश की, हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण की जो मोटी परत है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जो हीट है वो ट्रैप हो जा रही है, बाहर रेडिएट नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे पूरे पृथ्वी का जो ओवरऑल तापमान है साल दर साल क्या हो रहा है, बहुत ही नगण्य तरीके से, टाइनी तरीके से बढ़ रहा है। हमें एहसास नहीं हो रहा है, हम एहसास करते हैं जब वो मौसम ऐसा हो जाता है। जैसे कि इस बार का मौसम, गर्मी काफी लंबी चली और बहुत ज्यादा पड़ी इस बार, जबकि हम लोग जिस जगह रहते हैं ये पूरा का पूरा एरिया क्या जंगल का, चाय बागान का इलाका है, फिर भी इस बार हम लोगों ने गर्मी अच्छी खासी महसूस की। नहीं तो हर साल क्या था कि ये गर्मी पूरी बारिश में ही निकल जाया करती थी। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम लोग ऑटोमोबाइल यूज करते हैं, है ना, कार ट्रक वगैरह यूज करते हैं, स्मोक वगैरह यूज करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ये सब बहुत कुछ है, जंगलों को जलाते हैं। इससे जो ग्लोबल वार्मिंग, जो गैसेस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO3 वगैरह, ओजोन, ये हमारे जो ओजोन एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर के ऊपर है। एटमॉस्फेयर में जहाँ पे एयर, हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो हवा है ना, वो कई किलोमीटर तक मोटी है, और जैसे जैसे आगे जाओगे हवा की परत पतली होती चली जाती है, माने हवा कम होती चली जाती है। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई में जाओगे सांस लेने में तकलीफ होगी, जमीन के अंदर जाओगे सांस लेने में तकलीफ होगी। एक बार एटमॉस्फेयर खत्म हो जाने के बाद ओजोन लेयर स्टार्ट होता है। तो ओजोन लेयर जो है ग्लोबल वार्मिंग के चलते उसकी मोटाई, ओजोन माने O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ओजोन की परत जो है पतली होती चली जाती है। ओजोन की परत अगर पतली होती चली जाए तो सूरज की से निकलने वाली जो रोशनी होती है ना, अल्ट्रावायलेट, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, बट इट इज वेरी डेंजरस। मेलोनर्मा नाम की कैंसर की डिजीज होती है स्किन की, अगर ये ओजोन परत ना हो जाए, हर एक को कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर, मेलोनर्मा। इसे बचाने के लिए ये ओजोन लेयर जो है सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को एक तरह से सीव करके, छान के भेजती है। कहते हैं ना ओजोन लेयर में छेद हो गया, छेद नहीं हुआ है, ओजोन लेयर पतली हो जाती है, और इससे सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें बिना फिल्टर हुए ही पृथ्वी पर चली जाती है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मिशन इनोवेशन की शुरुआत भारत ने की थी। कब? जब ग्लोबल समिट होस्ट किया गया 2021 में, किसके द्वारा? चिली के द्वारा। क्लियर हुआ? इन 1930 डैश लेड सत्याग्रह फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स एंट्री इनटू द कलाराम टेम्पल एट नासिक। नासिक यानी मुंबई ना, मुंबई का ये कलाराम मंदिर है, देख लो, ये मंदिर आज भी वहां पे है। लेकिन इस मंदिर में 1930 के दशक में, उस समय अनटचेबल, जिसे कहते हैं कि अछूत है तू, उन्हें इस मंदिर में प्रवेश नहीं था। प्रवेश तो खैर आज भी कई मंदिरों में कई लोगों के लिए नहीं है कि नहीं? तो इसके लिए किसने लड़ाई की? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर आई थिंक ना, कानून मंत्री आई थिंक, मैं सही अगर हूं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कलाराम टेम्पल में, नासिक में इस तरह के अछूतों के अधिकार से लड़ने के लिए पहली बार एक सत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया था 1930 में, ताकि इनको अधिकार मिले, और मिला। ठीक है। When is the नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? पूरे भारत में राष्ट्रीय वोटर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। घर से निकलिए, अब 18 या 18 से ऊपर है तो वोट दीजिए। नहीं देना चाहते तो कम से कम नोटा दबा के आइए, लेकिन जरूर निकलिए। ये बात सही भी है, ठीक है ना। Who is the architect of the World Heritage Site छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई? ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। यहां से देखने में पीला पीला लग रहा है, और सामने जाके देखोगे तो इसके एक एक वाल में इतनी सुंदर सुंदर जो आर्किटेक्ट का नमूना है कि वो मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा एक एक चीज बारीकी से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन मुंबई में है। बनाने वाले कौन है? FW स्टीवेंस। जिन्होंने ये बनाया था वो कौन था, क्या नाम था उनका? FW स्टीवेंस। ठीक है। इन विच ईयर वॉज कश्मीर एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर? अकबर ने, यानी कि मुगलों का जो शासन था, तो मुगलों का शासन देखो, अकबर के समय जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो,
ये व्हाइट वाला पार्ट वो है जब मुगल ने भारत में अपना प्रशासन पूरा फैला दिया था। और देखो ये कहां तक गया है, कश्मीर तक गया है। तो कश्मीर को भी मुगलों ने भारत में शामिल कर दिया था। वो साल कब था, 1586। ये दिया हुआ मुगल काल जो 1526 से कहां तक चला, 1858। 1857 की क्रांति 1858 में एडी में खत्म। ठीक है, तो जो व्हाइट एरिया देख रहे हो ये मुगलों ने अपने शासन को विस्तार किया था। और उस समय 1586 ईस्वी में उन्होंने कश्मीर को भारत में एनेक्स कर लिया था। किसने, अकबर ने। What was the literacy rate of India as per the 1951 सेंसस? 1951 में जब पहली बार, याद है सेंसस हुआ था, पहला सेंसस हुआ था 1951 में पहली बार, तब उस समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो देखिए टेबल 1951 का है, ये 1951 से लेके 2011। 1951 में देखिए 20 के भी नीचे है ना, फीमेल कितना था 8.86 100 महिलाओं में, और पुरुष 27.16। एवरेज देखिए तो 20 के नीचे यानी कितना था 18.33%। ये 1951 में जब पहली बार सेंसस जनगणना हुई थी, साक्षरता दर यही थी भारत की। Which of the following is amended? Amended मतलब संशोधन किया गया, नियम था लेकिन संविधान नियम लाके उसमें कुछ संशोधन किए गए। बाय द टैक्सेशन लॉ, टैक्सेशन लॉ के द्वारा इनमें से किसको संशोधित करके और बेहतर बनाया गया या सबके लिए उपयोगी बनाया गया? तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये पास हुआ था सितंबर 1961 में, और कब ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। रेट ऑफ ITR गिवन इन द फाइनेंशियल एक्ट में रेट दिया हुआ है कि इनकम टैक्स की रेट क्या होगी। पास्ड बाई, किसने पास किया है, पार्लियामेंट। हर साल पार्लियामेंट इसको पास करती है। हर साल बजट में आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स के रेट को बदला जाता है हल्का, या फिर सेम रखा जाता है कि इनकम टैक्स का ये स्लैब होगा, जो जिस स्लैब पढ़ेंगे उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लोकेटेड? बहुत ही सुंदर है दोनों जगह, देख ले, ये कांगड़ा है और ये कुल्लू है। सुना है ना कुल्लू मनाली? देखो ये कांगड़ा वैली है। वैली क्या होती है, दो पहाड़ियों के बीच जो जाने का रास्ता होता है ना, सुंदर फैला हुआ, उसे वैली कहते हैं, ठीक, खाड़ी कहते हैं। तो ये कांगड़ा है और ये कुल्लू है, और ये दोनों कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रहा है बात? आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? अभी ये नहीं है, अभी ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश का उपराष्ट्रपति, 14वां उपराष्ट्रपति कौन है, ये श्री जगदीप धनखड़। तो उस समय बंगाल के गवर्नर यही थे जिन्होंने एडमिनिस्टर्ड ओथ टू सीएम ममता बनर्जी एज MLA इन 2021 में उन्होंने जीता, MLA बना, और उनको शपथ जिन्होंने दिलाई उस गवर्नर का नाम क्या था, श्री जगदीप धनखड़। और अब ये कौन है, हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति, और हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक है, और समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।